नमस्कार मित्रों। लास्ट टॉपिक हम लोग जो है पढ़ रहे थे अर्थव्यवस्था भाग 3। अर्थव्यवस्था भाग 3 तक जो है क्षेत्र हो गए थे। अर्थव्यवस्था में राज्य की क्या भूमिका है वो हो गई थी, सरकार की भूमिका क्या थी वो हो गई थी, और सकल आय में क्षेत्रों के हिसाब से अर्थव्यवस्था के जो नाम थे वो जैसे कृषक, औद्योगिक और सेवा, वो सब हो गए थे। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय और उसकी अवधारणा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आय एवं अवधारणा, ये टॉपिक स्टूडेंट के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से और इंडियन गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से सभी से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी इसी पर डिपेंड है हमारे देश की। तो किसी भी देश की बात करें, हर देश की एक नेशनल इनकम होती है, भारत की भी और किसी भी कंट्री की। सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पहुंचा जा सकता, इसकी कुछ स्टेप्स होते हैं। सो डायरेक्ट आप नेशनल इनकम पे नहीं पहुंच सकते। नेशनल इनकम एंड इट्स कंसेप्ट, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको पहले हमें जानना होता है, इसके बाद हम नेशनल इनकम तक पहुंचते हैं। इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उनमें जीडीपी आपको जानना पड़ेगा, और नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, एनएनपी दो प्रकार से ये सारी चीजें मार्केट प्राइस पे निकलती हैं, और फैक्टर कॉस्ट पर निकलती हैं। ये सारे इसके कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इसको जानने से पहले हमें राष्ट्रीय आय के बारे में कुछ इसका इतिहास, कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करनी है। इन सब के कॉन्सेप्ट के बाद हम पहुंच पाते हैं नेशनल इनकम पर। ठीक है, तो हम लोग जो है शुरुआत बिल्कुल करते हैं राष्ट्रीय आय के इतिहास से। देखिए, जिस प्रकार से किसी परिवार, किसी फैमिली के सदस्यों की कुल इनकम को जोड़ा जाता है कि उसमें कितने सदस्य काम कर, कितने लोग हैं, मतलब 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 11-12 कितने लोग हैं, उन सब की इनकम को जब हम ऐड करते हैं तो वो उस परिवार की कुल इनकम कहलाती है। ठीक, इसी प्रकार परिवार से मिलकर शहर बनते हैं, शहर से मिलकर देश। तो हम किसी परिवार की अगर राष्ट्रीय आय को निकाल सकते हैं तो शहर की भी निकाल सकते हैं, देश की भी निकाल सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर कि वह कितना, कौन उस परिवार के कितने सदस्य पैसा कमा रहे हो, उसको ऐड करके वो सेवाओं से कमा रहे हैं या वस्तुओं को बेच के कमा रहे हैं, वो सारी चीज़ें, या कहीं नौकरी कर रहे हैं, पेशा में है। तो इस तरह से किसी भी देश की इनकम को निकाला जा सकता है। तो जब हम किसी देश की एक पूरी इनकम को निकालते हैं तो उसे हम नाम देते हैं नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय। हालांकि इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो पहले पढ़नी होती है। तो नेशनल इनकम की जो, इसका जो इतिहास है, इसका जो हिस्ट्री है वो कैसा है, और कौन सा मंत्रालय काम करता है, राष्ट्रीय आय को के आकलन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है, वो सारी बातें हमें समझनी है। सन 1867-68 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन हुआ था। तो जो इतिहास है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो राष्ट्रीय आय का जो प्रथम आकलन है, प्रथम आकलन सन 1867-68 में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो ये जो है इनके लिए एक हिसाब से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय के आकलन के जनक के रूप में इन्हें जो है इंडिकेट किया जाता है सन 1868 में सर्वप्रथम, क्योंकि पहले ये सब केंद्र सरकार के द्वारा ही, अब कोई सरकार वहाँ थी नहीं, क्योंकि पूरा जो है ये सन जो आप देख रहे हैं, ये सन जो है जिस समय अंग्रेजों का राज था भारत पर, अंग्रेजी शासन था, तो कोई विशेष संस्था थी नहीं
जो इसकी जिम्मेदारी ले पाती। तो एक प्रथम प्रयास किया गया था, ठीक। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम का जो आकलन होता है वो करता है CSO। CSO इसका आकलन करता है। इसका पहले नाम था सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसको अब ऑफिस के नाम से जाने लगी वर्तमान में, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा अब इसका आकलन होने लगा है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है दिल्ली में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना है वो हुई आपकी सन 1951। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इससे संबंधित प्रश्न थे। तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो CSO के द्वारा किया जाता है, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस। मुख्यालय इसका दिल्ली में, स्थापना 1951 में हुई थी। इसकी हेल्प कौन करता है? इसमें इसकी हेल्प करता है CSSO। CSSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स सर्वे ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और इसका मुख्यालय है कोलकाता में। ये इसकी सहायता करती है CSSO। तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो CSO के द्वारा किया जाता है। किसकी सहायता से? CSSO की सहायता से। ये क्या करती है? ये क्या है? ये सांख्यिकी क्या कहलाती है? ये समझनी है यहाँ पे हमें थोड़ी सी। सांख्यिकी को हम लोग प्रतिदर्श, यानी कि सरल भाषा में कहा जाए तो डेटा। हम राष्ट्रीय आय कैसे निकालेंगे? जब हमारे पास एक डेटा होगा। बिना डेटा के हम नहीं निकाल सकते। डेटा मतलब सरल भाषा में आंकड़े। हमें हर प्रकार के आर्थिक आंकड़ों की जरूरत पड़ेगी, ठीक। कि कितने लोग हैं बेरोजगार, कितने लोग ऐसे हैं जो पैसा कमा रहे, पैसा कमाने वाले जो लोग हैं उनके शीर्षक क्या है पैसा कमाने के? पेशा से कमा रहे, कि नौकरी से कमा रहे, कि व्यापार से, लघु व्यापार कर रहे हैं, किस राज्य से नेशनल इनकम में ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहा है, कौन से राज्य से कम बेनिफिट्स। ये सारी चीज़ों को हम आंकड़ा कहते हैं, यानी डेटा कहते हैं। वो पूरा का पूरा जो डेटा है वो सब CSSO के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। और CSSO के इकट्ठे करने के बाद फिर CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आप यहाँ पे समझ लीजिए CSO जिम्मेदार है। मुख्यालय दिल्ली था, स्थापना 1951 में हुई थी। CSSO इसकी हेल्प करता है। कोलकाता इसका मुख्यालय, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और जुड़ता जाता है कि सांख्यिकी के जनक के रूप में, यानी कि सांख्यिकी मामले के जनक के रूप में। और एक बात और यहाँ पे उसके पहले कि ये दोनों कौन से मंत्रालय के अधीन काम करते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि कौन सा मंत्रालय, कोई पूर्णतः गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, या कोई अनुसंधान मंत्रालय, कुछ भी पूछ सकता है ऑप्शन के तौर पे। लेकिन आपका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये जो है मुख्यालय है इसका। इस मंत्रालय के अधीन जो है ये दोनों संस्थाएं काम करती हैं कि सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत ये दोनों काम करते हैं। सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन ये दोनों काम करती हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और जुड़ जाता है। इसी के साथ एक चेन सी बनी हुई है प्रश्नों की, आप समझ रहे होंगे। आकलन प्रथम वर्तमान में कौन करता है, किसकी हेल्प से करता है, किस मंत्रालय के अधीन है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक इसी से संबंध आता है वो ये कि हमें इसके लिए सांख्यिकी मामलों के जनक के तौर पे
सांख्यिकी मामलों के जनक के तौर पे हमें किनका नाम याद रखना पड़ेगा? महालनोबिस। इनके बारे में ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे जो 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजना है, तो सेकंड पंचवर्षीय योजना इन्हीं की मॉडल पे बनी हुई है, तो इसलिए महालनोबिस का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो है इसमें एक महत्वपूर्ण बात निकल के आती है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो मनाया जाता है 29 जून को। ठीक, तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है इसलिए क्योंकि महालनोबिस का जन्मदिन इस दिन होता है। तो सांख्यिकी मामलों के जनक के तौर पे अब आगे की जितने भी चीजें हैं सांख्यिकी संबंधित वो इसी मॉडल पे होती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, शुरुआती जानकारी आपकी राष्ट्रीय आय से संबंधित। अभी अवधारणाओं पे चर्चा मैंने नहीं की है, एक बार दोबारा बता दें, इसके बाद आगे की हम लोग जो है स्थिति डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रीय आय के प्रथम आकलन 1867 में हुआ था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जब अंग्रेजी शासन था। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आकलन CSO के द्वारा होता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में, स्थापना 1951 में हुई। इसकी हेल्प CSSO करता है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये दोनों जो है सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय अधीन काम करते हैं। ठीक, और डेटा इकट्ठा करने का काम CSSO का है। सांख्यिकी मामलों के जनक महालनोबिस है, PC महालनोबिस पूरा नाम है इनका। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें सम्मिलित हैं। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए इसको हम कम से कम 2 वीडियो के साथ प्रस्तुत करेंगे ताकि और बढ़िया से समझ में आए। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात है, आप वीडियो देखें तो पूरा देखा करें, क्योंकि कभी कभी बीच से भी बहुत अच्छे प्रश्न निकल के आते हैं। शुरुआत का देख के बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा सा देखने के बाद स्किप कर देते हैं। पूरा देखा करें वीडियो, लास्ट में भी प्रश्न हो सकते हैं, बीच में भी अच्छे प्रश्न हो सकते हैं। तो इसके साथ हम लोग अब पढ़ने वाले हैं इसकी अवधारणा है, क्योंकि मैंने बताया था कि राष्ट्रीय आय पे हम जो है डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। राष्ट्रीय आय पे उसकी कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे उसमें पहले जो कॉन्सेप्ट आती है वो GDP, पहले जो कॉन्सेप्ट आपकी आती है वो आती है GDP इसके अंदर अवधारणाओं में। जो कंसेप्ट हैं आपके, उन कंसेप्ट में जो पहला आता है वो आता है GDP, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें कहेंगे इसको तो सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, सकल घरेलू उत्पाद जो है GDP, इस बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। इसको आप समझ लीजिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे घरेलू क्षेत्र की बात करें, घरेलू क्षेत्र या इसमें शामिल हो जाता है पूरा। किसी भी देश की 2 प्रकार की सीमाएं होती हैं। किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की 2 प्रकार की सीमा होती हैं, राजनीतिक सीमा और आर्थिक सीमा। राजनीतिक सीमाएं और आर्थिक सीमाएं। राजनीतिक सीमा और आर्थिक सीमा दोनों में अंतर है। जैसे हम इंडिया की बात कर लें तो जैसे ये जो सीमा आपको दिखेगी, ये दूसरे देश के इंटर में नहीं आ सकते, दूसरा देश हमारा इंटर नहीं करेगा, हम नहीं जा सकते। तो ये जो सीमा इस तरह की राजनीतिक सीमाएं कहलाती हैं। लेकिन आर्थिक सीमा ये नहीं कहलाती। आर्थिक सीमाएं वो कहलाती हैं जहां तक हम GDP में आय को शामिल कर सकते हैं। GDP का मतलब है घरेलू उत्पाद, यानी कि जहां जहां तक हमारे देश की आर्थिक सीमा है, हम अपने देश की आर्थिक सीमा के अंदर जो भी पैसा कमाएंगे वो सब हम अपने देश की सकल घरेलू उत्पाद में शामिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लें तो एक क्षेत्र होता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है,
अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब ये जो है समुद्र के अंदर मान लो हो गया, लेकिन वो कुछ क्षेत्र ऐसा है जो हमारे इंडिया में भी काउंट होगा, ठीक है। वो लगभग 370 किलोमीटर का आंकड़ा होता है लगभग, यानी हमारे देश की जो सीमा है उसके बाद भी कुछ आर्थिक सीमा है। अब इसके अंदर की जो चीज़ें होंगी वो भी भारत देश के घरेलू उत्पाद में ही शामिल होंगी। जैसे इसमें मछली वगैरह का उत्पादन हो सकता है कुछ पेट्रोलियम वगैरह मिल जाए, तो वो सारी चीज़ें भी उसमें इनकम में ही शामिल हो जाएंगी। तो ये पहले क्षेत्र है, आप समझ लीजिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, लगभग 370 किलोमीटर का दायरा होता है। तो आर्थिक ये यहाँ तक जो है यहाँ तक मतलब पूरा आर्थिक सीमा होगी। इसके बाद ये इतना जो है वो राजनीतिक सीमा है ये, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है कि हम सकल घरेलू उत्पाद कैसे आकलन करते हैं, तो इसकी टर्मिनोलॉजी ये है कि एक वित्तीय वर्ष, किसी भी देश का एक वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इसीलिए कोई भी इनकम निकलेगी तो वो इनकम निकलेगी इस तरह से 2019-20, 20-21, क्योंकि यहाँ पे 20-21, 20 के बाद 21 हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर लग जाएगी। तो इस तरह से एक वित्तीय वर्ष में उसके किसी देश की आर्थिक सीमा के अंदर, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की आर्थिक सीमा के अंदर, जो मैंने बताया अभी 370 तक भी, इसके बाद सभी लोग उस देश में जितने भी लोग हैं सभी, ठीक है। तो उस देश में सभी लोगों का मतलब क्या हो गया, इसको समझना। जैसे कि भारत के दृष्टिकोण से हम बात करें, सभी लोगों का मतलब है भारत के लोग भी, और अगर कोई विदेशी है, ठीक, और वो भी अपने देश में उस अवधि में है और काम कर रहा है, तो उसको भी हमें काउंट करना पड़ेगा जीडीपी में। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कोई फैमिली है, सपोज दैट, और इसमें जो है इस फैमिली में पूरे लोग जो है 7 लोग हैं, 7 में से 4 लोग जो है अपने देश में हैं और 3 लोग देश से बाहर जॉब कर रहे, कुछ भी कर रहे, बिजनेस कर रहे, कुछ भी, और 4 लोग ऐसे हैं जो हमारे देश में हैं, बिजनेस कर रहे। इन्होंने किसी अन्य देश के 2 लोगों को, इन्होंने किसी अन्य देश के 2 लोगों को अपने यहाँ काम के लिए रखा हुआ है। अब हम इस सकल घरेलू उत्पाद के लिए हम सभी लोगों की जब गणना करेंगे तो हमें प्लस करना है 4 + 2, ये केवल 6 लोग। 3 लोग इसी परिवार के, लेकिन उनको नहीं करना है क्योंकि ये हमारी आर्थिक सीमा के अंदर नहीं है। तो हम हमारे देश के नागरिक हैं लेकिन हमारी आर्थिक सीमा के अंदर नहीं है। तो टोटल जो 4 और 2 6 हम लोग काउंट करेंगे। अब ये बाहर के मतलब सब हमारे हैं, सीधी बात है। अगर आप अन्य देश के हैं लेकिन आप हमारी सीमा के अंदर हैं तो आप जो भी कमाएंगे वो हमारे देश में, हमारे देश की जीडीपी में ही शामिल होगा, ठीक। विदेशी कंपनियां भारत में स्थित हैं तो वो जीडीपी में उनका भी योगदान रहता है। तो ये 4 और 2 6 लोग सभी लोगों में आएंगे एग्जाम। तो इसी तरह देश की पूरी जनता पे ये चीज लागू होती है। तो एक वित्तीय वर्ष में, अब इसके बाद आता है सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य, ठीक है। एक वित्तीय वर्ष के आर्थिक सीमा के अंदर सभी लोग
जितने भी लोग उस आर्थिक सीमा में होंगे, चाहे अपना हो चाहे विदेशी, सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होगा उसका जो कुल योग होगा, इसका अंतिम जो कुल योग होगा वो हमारी क्या कहलाएगी, उस वित्तीय वर्ष की जीडीपी कहलाएगी। अंतिम मूल्य का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो वस्तु हमने बनाई और उसके 3-4 चरण में उस बनते बनते उसके 3-4 चरण हैं, स्टेप 1 है, कुछ बन जाएगी, फिर स्टेप 2 में, कुछ 3 में, यूज करने लायक वो 3 में आएगी, इसके बाद फिर नहीं बन सकती आगे, तो ये अंतिम कहलाएगा, अंतिम मूल्य। ठीक है, तो अंतिम मूल्य जो है जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। तो एक वित्तीय वर्ष के अंदर आर्थिक सीमा के अंदर सभी लोग और सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का जो अंतिम मूल्य है वो उस देश की सकल घरेलू उत्पाद कहलाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुरुआत से ही मार्केट प्राइस पर ही निकलता है। किस पर निकलता है, मार्केट प्राइस, यानी कि बाजार मूल्य पर। और राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हमें फैक्टर कॉस्ट पे निकालना होता है, उसका मैं फॉर्मूला बताऊंगा, अभी फिलहाल नहीं। तो इस तरह से ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट है पूरा। तो जीडीपी के जो कॉन्सेप्ट के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट हमारा आता है, अब इसके बाद हम लोग अगला कॉन्सेप्ट निकालते हैं जीएनपी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कट करना पड़ा, ज्यादा बन गई लंबी, देखो। अगला जो कॉन्सेप्ट आपका आता है जीडीपी के बाद वो आता है जीएनपी। ठीक, तो जीएनपी के अंदर क्या होता है कि जीएनपी में अब हम जी यानी डी की जगह जो घरेलू डोमेस्टिक अलग हो गया, इसे क्या जाएगा आपका नेशनल, यानी अब हम राष्ट्रीय निकालेंगे। ठीक है, अब हमें घरेलू उत्पाद निकाल रहे थे, अब निकालेंगे हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो हम जो है अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था ना कि 4 + 2 लोग को बाहर से लाए थे और इसी फैमिली के 3 लोग बाहर काम कर रहे थे और 2 लोग किसी अन्य देश के थे। ठीक है, तो अब जीएनपी जब हम निकालेंगे नेशनल, तो नेशनल में हमें क्या करना है, 4 ये अपने देश के और हमारे ही नागरिक जो बाहर काम कर रहे वो, अब हम प्लस करेंगे 4 + 3, यानी अब हमारे सारे लोग ऐड हो जाएंगे और ये जो है ये क्या हो जाएंगे माइनस, ये इनको हम अपने देश से जीएनपी में अलग कर देंगे। तो जीएनपी में क्या होता है कि अब हमें सभी लोग नहीं करना है, सभी नागरिक करना है, सभी नागरिक। अब ये सभी नागरिक हमारे देश के अंदर भी हमारे देश के अंदर भी जो है सेवा दे सकते हैं और देश के बाहर भी सेवा दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है बिल्कुल। घरेलू में हमें अपनी आर्थिक सीमा के अंदर लोगों को लेना है, वो चाहे हमारे हो चाहे विदेशी हो, लेकिन नेशनल में हमें केवल अपने लोग लेना है बस, जो देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो। तो क्या इसका कॉन्सेप्ट बनता है, फॉर्मूला क्या बनता है, जीडीपी, और जीडीपी से हमें जो है जो कट जाए तो नहीं कट जाए ना, x - m करना। ठीक है, जैसे थोड़ी तरफ देखो तो कट जाए ना वो। ठीक है, बस। तो हमें जो है जीएनपी बराबर जीडीपी + x - m। अब ये क्या है कि जो देश के हमारे देश के बाहर थे, यहाँ पे समझना है, जैसे यहाँ पे 4, 3, 2 का मैंने एग्जाम्पल लिया था,
तो ये तो हमारे ही लोग हैं, ये जो बाहर के लोग हैं उनको हमने क्या कर दिया प्लस, तो ये जो है आ गए, और ये जो है इनको हमने क्या कर दिया बाहर चले गए, यानी ये हमारे देश के लोग हैं, देश के लोग जो बाहर जॉब कर रहे थे या बाहर रह रहे थे या बाहर कोई बिजनेस कुछ भी कर रहे थे, और जो हमारे देश में कर रहे थे विदेशी, उनको हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, यानी वो हमारे नेशनल इनकम के हिस्सा नहीं होंगे, यानी नेशनल प्रोडक्ट के हिस्सा नहीं होंगे। तो जीडीपी से जब जीएनपी निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पर ये जो है हमारे देश की इनकम है, ये एब्रॉड इनकम है, विदेशी इनकम, दोनों के बीच के अंतर को ऐड किया जाता है, हमारे देश के लोगों के द्वारा इनकम और विदेशी लोगों के द्वारा इनकम। एब्रॉड इनकम है, ये हमारी नेशनल इनकम है। तो प्लस एक्स माइनस एम जीएनपी के अंदर इंक्लूड होता है। अब जीएनपी के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है वो आता है एनएनपी। एनएनपी, अब जी की जगह ग्रॉस है, ग्रॉस, इसका मतलब क्या है ग्रॉस। अब ग्रॉस है क्या हो गया नेट, नेट इसका मतलब होता है सकल, सकल मतलब सब कुछ हमें ऐड कर लेना। यहाँ पर नेट मतलब हमें ऐड करना है शुद्ध। अब ये क्या है कि जीएनपी आपकी जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, इसमें से हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। डेप्रिसिएशन मतलब होता है ह्रास, मूल्य ह्रास। जो हम जीडीपी में ऐड कर रहे थे सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य, तो सभी वस्तुओं सेवाओं का जो अंतिम मूल्य है वो एक निश्चित समय के बाद उसके मूल्य में कमी आएगी। कोई भी चीज हम प्रयोग करते रहेंगे तो उसके मूल्य में कमी आएगी, उसके साधनों के मूल्य में कमी आएगी, मशीन हो या बिल्डिंग हो, कुछ भी हो फॉर द एग्जाम्पल, तो उसको हमें माइनस करना है। तो एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी से डेप्रिसिएशन यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में जो कमी आती है उसको क्या करना होता है माइनस करना होता है, तो आपकी एनएनपी निकलती है। अब अभी तक आप एनएनपी जो निकाल रहे थे ये मार्केट प्राइस पर निकाल रहे थे, किस पर निकाल रहे थे मार्केट प्राइस पर, लेकिन राष्ट्रीय आय में इनको शामिल, इसी को शामिल करना है, लेकिन मार्केट प्राइस पर शामिल नहीं करना, फैक्टर कॉस्ट पर शामिल करना है। ये जो है बाजार कीमत पर है, ये सारा जो निकला सब पूरा सब कुछ तीनों की दोनों कॉन्सेप्ट किस पे निकले बाजार कीमत पर। और हमें चाहिए राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हमें चाहिए ये जो एनएनपी है आपका, ये हमें चाहिए फैक्टर कॉस्ट पर, फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन लागत। अब साधन लागत और बाजार लागत कीमत पे अंतर क्या है, ये वस्तुओं को बनाते समय की जो साधन हमने प्रयोग करे या सेवाओं को बनाते समय जो साधन प्रयोग करे उस पर है, और ये जब बाजार में कोई चीज प्रयोग करने के लायक हो गई तो उस पर है। तो हमें इस पर चाहिए, तो कैसे आएगा वो चीज वो समझते हैं। इधर लगा रही जगह है जगह यार, मिटाना नहीं चाह रहा यार। तो अब हम जो है राष्ट्रीय आय के बारे में लास्ट पल को पहुंचने वाले हैं कि हमें मार्केट प्राइस से, अगर हम कोई चीज मार्केट प्राइस में है और उसको फैक्टर कॉस्ट में लाना है, जैसे हम चाहते हैं कि हमारी जो एनएनपी है हम उसको फैक्टर कॉस्ट में चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यही हमारी जो है राष्ट्रीय आय है। तो हम तो शुरुआत से राष्ट्रीय आय के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे, जीडीपी निकाल रहे, जीएनपी निकाल रहे, एनएनपी निकाल रहे, लेकिन वो सब मार्केट प्राइस पे निकल रही, लेकिन हमें चाहिए फैक्टर कॉस्ट पे, यानी राष्ट्रीय आय हमें जो चाहिए राष्ट्रीय आय चाहिए, और राष्ट्रीय आय एनएनपी इन फैक्टर कॉस्ट होती है ना कि मार्केट प्राइस पे होती। तो हमें एनएनपी तक पहुंचना है तो हमें जो है मार्केट प्राइस के फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, दो चीजें मैं बता दूं फॉर्मूला लिखने से पहले। एक चीज आती है आपकी इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और दूसरी चीज आती है सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स यानी आप प्रत्यक्ष कर, सब्सिडीज यानी होती है छूट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मिलती है, ठीक है। तो इसका इन्हीं दोनों का प्रयोग करके हम जो है एनएनपी इन फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। कैसे ध्यान रखें,
NNP मार्केट प्राइस पर है अभी, ठीक। तो जब कोई चीज मार्केट में पहुंचती है, कोई भी चीज जब मार्केट में पहुंचती है तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ जाते हैं, ये याद रखना है। लेकिन हमें जोड़ना नहीं है, हमें चाहिए फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट में ये माइनस होगा, तो यहां पर हमें इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना है, माइनस, और सब्सिडीज जुड़ेगी। सब्सिडीज आपकी क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो आपका क्या निकल के आएगा, NNP एंड फैक्टर कॉस्ट। NNP मार्केट प्राइस से इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दें, माइनस कर दें, और सब्सिडीज को क्या कर दें, घटा दें। यही जो सरकार द्वारा छूट प्राप्त है। तो इससे जो निकल के आएगा वो निकलेगा NNP एंड फैक्टर कॉस्ट। और ये जो NNP एंड फैक्टर कॉस्ट यही हमारे देश की क्या कहलाएगी, नेशनल इनकम। तो ये पूरा मेन कॉन्सेप्ट है जो इतना सब हुआ हम लास्ट तक पहुंचने के लिए। इसी की गणना हर देश करते हैं, ठीक है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट पाने के लिए नेट नेशनल प्रोडक्ट इन मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है और सब्सिडीज को प्लस करना है। इससे जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो कि हमारी राष्ट्रीय आय होगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट था इसका, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी काफ़ी पेचीदा ये सब्जेक्ट है। कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। अभी इसके आगे कुछ और बातें भी हैं इसकी, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेके आऊँगा, ठीक है। तो इसके आगे मैं एक बात और बता देता हूँ। यहाँ पर जो सबसे किसी भी देश की आर्थिक मजबूती का आकलन कि कोई देश कितना मजबूत है, उसके नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय पर डिपेंड होता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि किसी देश की आर्थिक मजबूती का संकेत क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय। तो हमें यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय भी निकालनी पड़ेगी। प्रति व्यक्ति आय ही औसत आय होती है, ये भी आप ध्यान रखें। प्रति व्यक्ति आय ही औसत आय है। किसी देश की औसत आय, प्रति व्यक्ति आय, ये काफी प्रश्न आ चुका है। तो प्रति व्यक्ति, जब आप नेशनल इनकम निकाल लेते हैं, यानी कि जब आप राष्ट्रीय आय निकाल लेते हैं, तो उसमें जनसंख्या, उस देश की जनसंख्या का भाग देकर उस देश की प्रति व्यक्ति आय को निकाला जा सकता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, औसत आय बोलते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। इसके साथ याद रखें कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट निकालने के बाद जो राष्ट्रीय आय निकलती है, इसमें जनसंख्या से भाग देने के बाद जो अमाउंट निकल के आएगा वो उस देश का प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा, जो ये दिखाएगा कि वह देश आर्थिक स्थिति में कैसा है, मजबूत है कि कमजोर है। और इसी प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय के नाम से भी जाना जाता है, जो आजकल प्रश्नों में एग्जाम में काफी प्रश्न के तौर पर आता है। और बस ठीक है, बंद कर लो और बताओ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। निश्चित तौर पर मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप निश्चित ही, क्योंकि हमारी जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति परफेक्ट हो, तो कुछ कमियां हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। उन कमियों को निश्चित तौर पे हम दूर करेंगे। और कुछ परेशानी हो तो उसको भी और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप जरूर शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, और चैनल को भी ग्रोथ के लिए सब्सक्राइब करें। और एक और महत्वपूर्ण बात यह कि इसके पहले वीडियो 1, 2, 3 मेरे आ चुके हैं, ये चौथा वीडियो था। तो आप पहले ये जरूर देखें और पूरे वीडियो देखें। इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं बेटा। इसके इन तीनों के मैं आपको आर्थिक स्थिति के बारे में सही, बंद अर्थव्यवस्था क्या है, खुली अर्थव्यवस्था क्या है, कृषक अर्थव्यवस्था क्या है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था क्या है, सेवा अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था का राज्यों की भूमिका क्या है, सब कुछ मैंने बताया है बहुत डिटेल से। और समाजवाद व्यवस्था क्या है, पूंजीवाद व्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, सब कुछ बारे में बताया है मैंने, ठीक। और तो वीडियो 4 से पहले ये भी देखो, वीडियो 4 सब कुछ देखिए आप। और एक और महत्वपूर्ण चीज है, अगर आप बैंकिंग के वीडियो भी पढ़ना चाहते हैं, बैंकिंग से संबंधित वीडियो पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है सर्च करें सूर्य प्रकाश सक्सेना। यूट्यूब पे सर्च करेंगे सूर्य प्रकाश सक्सेना, तो आपको बैंकिंग के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। उसमें मैंने नाबार्ड, RBI सब बड़े बड़े बैंकों के बारे में पढ़ाया हुआ है, उनको भी आप जरूर देखिए। और ये वीडियो तीनों देखने के बाद ये चौथा वीडियो देखिए और वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।